आज का एक्ट है 1833। तो इस एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले इस एक्ट के थ्रू सेंट्रलाइजेशन ऑफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो यहाँ से शुरू हुआ है। अब सबसे पहले इस एक्ट में किया गया है उसको देखते हैं और फिर क्यों किया गया उसको इसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले 1833 का जो रेगुलेशन है, इसको रेगुलेशन ना बोल के इसको एक्ट बोला गया, ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और जो भी सिविल और मिलिट्री पावर था वो सारा इनके हाथ में दे दिया। तो एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन यहाँ से शुरू होता है। और पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट इन्होंने जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनको जो लॉ बनाने का पावर दिया हुआ था उनको छीन लिया गया। नेक्स्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर धीरे धीरे छीना जा रहा था 1813 में, बस चाइना के साथ ट्रेड बचा था, उसको भी जो है कमर्शियल एक्टिविटी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो 1833 में ख़त्म कर दिया गया। ये यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ से जो है ओपन कंपटीशन उन्होंने शुरू किया। अब क्यों किया सारा देखेंगे इसके बाद। और अभी इससे पहले जो है एक्ट को रेगुलेशन कहा जाता था, अब वो एक्ट कहा गया। तो और इसके साथ ही लॉ कमीशन भी अपॉइंट हुआ पहला, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ, और मैकाले जो हैं वो पहले चेयरमैन थे इसके। और इसने एक चीज़ और किया कि प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल जो है उसको प्रपोज किया कि उसको डिवाइड करें दो भाग में, एक आगरा और एक फोर्ट विलियम। खैर ये कभी हुआ नहीं। और स्लेवरी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वो भी ख़त्म किया। तो ये तो हो गया कि बैकग्राउंड कि क्या सब हुआ है। अब आगे देखते हैं कि क्यों हुआ ये सारा। तो 1833 का एक्ट जो है वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ स्टेप था और नेक्स्ट कोडिफिकेशन ऑफ लॉ का स्टेप लिया गया। और इसने फर्स्ट टाइम एक्नॉलेज किया कि इंडियन को इन्वॉल्व करना है एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ये जो एक्ट है इसको देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने गवर्नर जनरल को बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बनाया। तो ऑब्जेक्टिव था कि कंसोलिडेट करना सिविल और मिलिट्री पावर को अंडर गवर्नर जनरल, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से तो पावर लिया ही जा रहा था, तो अब ऑब्जेक्टिव था कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे स्टेट को रेगुलेट करे। तो इसके लिए पावर को एक जगह कंसोलिडेट करना एसेंशियल था। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि कमर्शियल एक्टिविटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहले से ही बाकी जो ब्रिटेन की कंपनियां थी जो विरोध कर रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली को ख़त्म किया जाए, तो यहाँ से उन्होंने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कमर्शियल एक्टिविटी को यहाँ पे ख़त्म जो है यहाँ पे एंड किया गया। तो ये क्यों किया गया कि इट ऑब्जेक्टिव वॉज टू एड्रेस द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एम टू प्रायोरिटाइज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ओवर कमर्शियल परस्यूट। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो कमर्शियल एस्पिरेशन था उसको ख़त्म किया जाए और वो बस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में कमांड लेने के लिए अब तैयार थी। ओपन कंपटीशन यहाँ से इंट्रोड्यूस प्रपोज हुआ सिविल सर्वेंट के लिए, और ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडियन को इन्वॉल्व किया जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो। रेगुलेशन को उन्होंने नाम बदल के अब एक्ट इंट्रोड्यूस किया, तो ये ज़्यादा फॉर्मल था और सिस्टमेटिक दिख रहा था। इंडियन लॉ कमीशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, ताकि जो गवर्नेंस हो उसमें आसानी हो कि कहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ऑटोमेटिकली जब लॉ कोडिफाई होता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। और बंगाल को भी जो है प्रपोज किया गया कि आगरा और फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी में डिवाइड करें। तो एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से ब्रिटिश को ये ज़्यादा बेटर लगा। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये जो एक्ट था ये इंस्ट्रूमेंटल था 1833 का सेंट्रलाइज करने में, और साथ में लीगल रिफॉर्म यहाँ पे इनिशिएट किया गया, और यहाँ से ग्राउंड वर्क इंट्रोड्यूस होता है इंडियन का पार्टिसिपेशन इन कॉलोनियल गवर्नेंस। तो 1833 का जो एक्ट है ये इट वाज अ क्रिटिकल एक्ट विद रिगार्ड्स टू नॉट ओनली सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑल्सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश। तो ये PDF लिंक में दिया रहेगा।